एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए टेंसाइल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन माइल्ड स्टील बार, द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेस्ट। एक माइल्ड स्टील बार पे टेंसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया, तो रिजल्ट निकल के आया वो कुछ इस प्रकार है, और इसी रिजल्ट के बेसिस पे कुछ वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, कुछ कांस्टेंट, कुछ स्ट्रेस का वैल्यू, कुछ इलोंगेशंस, ये कुछ आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है टर्म्स। अब देखिए क्या रिजल्ट निकल के आया। डायमीटर ऑफ द, ये तो ऑब्जर्व किया गया होगा पहले ही, टेस्ट के पहले ही, डायमीटर ऑफ द स्टील बार जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, या फिर इसको आप 30 mm का बोल सकते हैं, 30 mm। ठीक है। गेज लेंथ, इस तरह का कोई ना, वो जो स्टील बार होगा वो सर्कुलर है, डाया इसका 30 mm का है, और जो लेंथ है ये लेंथ ये 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, एल का वैल्यू, या फिर 200 mm, इसको आप लिख लें 200 mm। उसका लोड एट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक इस तरह से जैसे कि टेस्ट जाता है, तो यहाँ तक, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन है वहाँ तक जो स्ट्रेस का वैल्यू है, ये जो स्ट्रेस आया है कुछ ना कुछ लोड की वजह से आया होगा, तो ये जो इलास्टिक लिमिट तक ये ग्राफ गया है, इस पॉइंट पे कितना लोड लगाया होगा कि स्ट्रेस का जो ग्राफ है यहाँ तक पहुँचा। लोड एट इलास्टिक लिमिट वो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 250 किलोन्यूटन। ठीक है, ये कौन सा लोड है, जब ग्राफ जो है उस टेस्ट के दौरान यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो लोड लगाया गया वो कितना है, 250 किलोन्यूटन। ठीक है, अभी इसके बाद भी स्ट्रेंथ है, लेकिन लोड उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक स्ट्रेस का वैल्यू पहुँचाने के लिए जो लोड लगाना पड़ा वो कितना है, 250 किलोन्यूटन। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सटेंशन एट द लोड ऑफ 150 किलोन्यूटन। 150 किलोन्यूटन, सपोज करिए उसे थोड़ा 250 से थोड़ा कम का जब लोड है 150 किलोन्यूटन, वहाँ पे जो एक्सटेंशन आया, यानी कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ एट द वैल्यू ऑफ व्हेन लोड इज अप्लाइड अप टू 150 किलोन्यूटन, तब जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है, 0.21 mm। ठीक है, ये सब कुछ रिजल्ट निकल के आया टेस्ट के दौरान। उसके बाद मैक्सिमम लोड, ये जो मैक्सिमम लोड ले सकता है ये उसके बाद फेल कर जाएगा, वो मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है, 380 किलोन्यूटन का। ये जो स्पेसिमेन है, सैंपल है, वो 380 किलोन्यूटन का लोड ले सकता है। अब देखिए इलास्टिक लिमिट तक, यहाँ तक स्ट्रेस पहुँचाने के लिए जो लोड अप्लाइड होगा वो 250, लेकिन जो मैक्सिमम लोड, अल्टीमेट स्ट्रेस तक लोड पहुँचाने के लिए जो लोड अप्लाइड होगा वो कितना है, 380 किलोन्यूटन। उसके बाद टोटल एक्सटेंशन, जो टोटल एक्सटेंशन है, ये जो लोड लगाए, इस लोड को लगाने के बाद टोटल जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है, 60 mm का है। उसके बाद डायमीटर ऑफ द रॉड एट द टाइम ऑफ फेल्योर, जब फेल्योर हो रहा था उस समय जो डायमीटर स्टार्टिंग में कितना था, 30 mm का। एट द टाइम ऑफ फेल्योर लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा जो डायमेंशन है, लेटरल जो डायमेंशन है, वो सेम टाइम पे डिक्रीज करेगा। एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में ही कुछ दिया था कि जैसे कि रबड़ का एग्जांपल है, रबड़ को हम लोग खींचते हैं तो लेंथ उसका इंक्रीज करता है, लेकिन सेम टाइम पे उसका क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है बी और डी, वो क्या करेगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो रिड्यूस होके जो डाया है वो कितना हो गया, 2.25। अब क्या पूछा जा रहा है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस एक तरह से क्या है, स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये रेशियो है यंग मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर कोई भी वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस और कोई भी वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन, इस दोनों का रेशियो क्या बता देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तरह से tan थीटा है, स्लोप का वैल्यू है। तो स्ट्रेस हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग स्ट्रेस इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, 150 जो है वो 250 के अंदर का ही वैल्यू है। तो 250 के अंदर का कोई भी स्ट्रेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, उन दोनों का रेशियो क्या बता देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो 250 के अंदर जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रेस निकाल लें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रेन निकाल लें, और उस दोनों का रेशियो करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे देगा। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या होगा, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस एट द वैल्यू ऑफ लोड 150 किलोन्यूटन। 150 किलोन्यूटन का जब लोड लगाया गया तो उस समय स्ट्रेस का क्या वैल्यू होगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू 150 × 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया π/4 × 30 का स्क्वायर। डाया वो है तो 30 का स्क्वायर, इससे क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेस 150 × 10⁻³ × 4 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय पाई × 30 का स्क्वायर। ये वैल्यू आया 212.2 न्यूटन
पर mm²। अब स्ट्रेन कब, जब लोड इतना लगाया गया, इस वैल्यू ऑफ द लोड के लिए क्या स्ट्रेन आया, स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। जब इतना लोड लगाया गया तो क्वेश्चन में दे रखा है इसका जो रिजल्ट है टेस्ट का, कि इस लोड पर जो एक्सटेंशन है, चेंज इन लेंथ है, वो कितना है 0.21 mm, 0.21 mm, यानी DL का वैल्यू 0.21। एक्चुअल लेंथ ऑफ द सैंपल पहले दे रखा है, लेंथ ऑफ द सैंपल कितना है 200 mm, 200 mm से उसको डिवाइड करिए, 0.21 डिवाइडेड बाय 200, ये वैल्यू आता है 1.05 इंटू 10⁻³ अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस आपको निकालना है, वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन 212.2 डिवाइडेड बाय 1.05 इंटू 10⁻³ 212.2 डिवाइडेड बाय 1.05 इंटू 10⁻³, ये आता है 202,095.23 न्यूटन पर mm²। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट पे कितना स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट पे यानी इस लिमिट पे, इस पॉइंट पर लोड, इस पॉइंट पर स्ट्रेस को पहुंचाने के लिए कितना लोड लगाना पड़ा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है लोड एट इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट कितना होगा, स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस यानी कि लोड एट इलास्टिक लिमिट 250 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया π/4 इंटू 30 का स्क्वायर, 250 इंटू 10⁻³ इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 30 का स्क्वायर, यह आता है स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट 353.68 न्यूटन पर mm²। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अब ये भी फाइंड आउट हो गया। उसके बाद है द परसेंटेज इलोंगेशन, लेंथ में कितना परसेंटेज इलोंगेशन हुआ एट द टाइम ऑफ फेल्योर, फेल्योर के समय में जो टोटल एक्सटेंशन है ये देखिए कितना है 60 mm का। ठीक है, और जो एक्चुअल लेंथ था वो कितना है 200 mm का। तो कितना परसेंट इलोंगेशन हुआ, तीसरा जो नंबर है सॉल्यूशन, ये दूसरा वाला था, परसेंटेज इलोंगेशन, इलोंगेशन किस में हो रहा है, लेंथ में हो रहा है। ठीक है, डायमीटर जो लेटरल डायमेंशन वो तो डिक्रीज हो रहा है, इलोंगेट मतलब फैल कौन रहा है, लेंथ वाला, ये अंडरस्टूड है। इलोंगेशन मतलब क्या, लेंथ में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो 60 mm इंक्रीमेंट हुआ, किस में इंक्रीमेंट हुआ 60 mm, इनिशियल क्या वैल्यू था 200 mm, तो 260 mm जो है वो 200 mm का कितना परसेंट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज इलोंगेशन हो गया। तो 60 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो परसेंटेज इलोंगेशन जो है वो 30% इलोंगेट हो गया लेंथ। ठीक है, 60 mm का टोटल इलोंगेशन हुआ, टोटल एक्सटेंशन है, तो इनिशियल वैल्यू 200 mm था, तो फाइनल जो लेंथ है उसका 260 हो गया। ठीक है, तो 260 माइनस 200 इक्वल्स टू 60, वो है क्या टोटल नंबर ऑफ इलोंगेशन, टोटल अमाउंट ऑफ इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था 200 mm इंटू 100, इस फॉर्मूला से क्या पता चल जाएगा परसेंटेज इलोंगेशन। उसके बाद क्या है, और क्या पूछा जा रहा है ये भी फाइंड आउट हो गया, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, अब लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो और क्रॉस सेक्शन डायमेंशन जो है लेटरल डायमेंशन वो क्या हो रहा है सेम टाइम पे डिक्रीज हो रहा है, तो कितना परसेंट डिक्रीज किया एरिया में। ठीक है, कितना परसेंट, फाइनल इनिशियल एरिया कितना था, जो चौथा नंबर का सॉल्यूशन है, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, इनिशियल एरिया कितना था π/4 इंटू 30 का स्क्वायर। अब चेंज इन डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर हो गया 22.5 mm का। ठीक है, तो इस समय एरिया कितना रहा होगा π/4 इंटू 22.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ये किसको देगा, इतना एरिया रिड्यूस हो गया है। ठीक है, वो रिड्यूस वाला अमाउंट कितना में रिड्यूस हो गया, इनिशियल कितना वैल्यू था π/4 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 100 कर दे, तो ये परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया दे देगा। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 30 का स्क्वायर माइनस पाई
डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 100। ये वैल्यू आता है 43.75%। इतना एरिया जो है वो डिक्रीज़, कितना परसेंट जो है वो एरिया डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि स्टेप्ड बार इज शोन इन फिगर। स्टेप्ड बार मतलब क्या कि स्टेप जैसा बना हुआ है, जैसे कि आप लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं उस तरह से स्टेप जैसा बना हुआ है। इस तरह देखिए स्टेप बार में एक जो इस तरह का सर्कुलर डायमेंशन, ये आपको एलिवेशन दिख रहा है। अगर प्लान देखें तो ये सर्कुलर, छोटा सा सर्कुलर डायमेंशन 2 सेंटीमीटर डाया यानी कि 20 mm का है। नीचे वाला जो इस तरह का स्पेसिमेन है ये 30 mm डाया का है। ठीक है, अलग अलग डायमीटर का जो कंपोजिट इस तरह से बार है, इसी को हम लोग स्टेप्ड बार यहाँ पे प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियली अप्लाइड कंप्रेसिव लोड। एक्सियली लोड लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है और कंप्रेसिव लोड है, इसको दबा रहा है। ठीक है, इधर से भी रिएक्शन होगा, इधर से भी रिएक्शन होगा, दोनों तरफ से कैसा कंप्रेसिव लोड अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, और लोड कितने इंटेंसिटी का है, 35 किलो न्यूटन का है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड। इस लोड के वजह से इसका अगर खुद का भार को अगर नेग्लेक्ट करके चले, अभी भार नहीं लेने बोल रहा है, नेग्लेक्ट अंडरस्टूड है, नेग्लेक्ट करके चले, सिर्फ इस 35 किलो न्यूटन के वजह से इस पर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा और इसी 35 की वजह से इस पर कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा। इस पर चूँकि ये रखा हुआ है, इसका खुद का कुछ ना कुछ भार होगा, इन भार को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। भार बहुत कम अमाउंट में होगा विथ कंपैरिजन टू दिस मच ऑफ लोड। 35 किलो न्यूटन का लोड है, इसलिए भार को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, इस लोड के वजह से इस पे कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है और इस पे कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। किस में ज़्यादा होगा उसको मैक्सिमम स्ट्रेस और किस में कम होगा उसको मिनिमम स्ट्रेस। आपको सिलेबस में भी मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, लोड दोनों पे 35 का ही कंटिन्यूटी की वजह से ट्रांसफर होगा। चूँकि एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है, इसलिए कंटिन्यूटी की वजह से 35 किलोमीटर का लोड जो है वो ऊपर से ट्रांसफर होकर नीचे भी आएगा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस का जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि रेसिस्टिव फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया। तो एक तरह से रेसिस्टिव फोर्स जो है अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है वो इक्वल होगा अप्लाइड लोड के बराबर, तो P अपॉन एरिया हम लोग लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जितना ज़्यादा लोड उतना ज़्यादा स्ट्रेस, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम स्ट्रेस, क्योंकि एरिया के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लोग अब खुद बता पाएंगे इस दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है। नीचे वाला का एरिया ज़्यादा है और ऊपर वाला का एरिया कम है। ठीक है, तो कम वाले एरिया में ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चूँकि कम है तो स्ट्रेस ज़्यादा, चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका एरिया ज़्यादा है तो इसमें स्ट्रेस कम प्रोड्यूस्ड होगा, उसमें भार थोड़ा कम फील होगा। नॉर्मली लोग सोचते हैं, देखने में लग रहा है ये एरिया ज़्यादा है तो स्ट्रेस भी इसमें ज़्यादा होगा, इसका एरिया कम है इसका स्ट्रेस कम होगा, ऐसा लेकिन नहीं है। यहाँ पे देखें एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा एरिया स्ट्रेस उतना कम, जितना छोटा एरिया स्ट्रेस उतना ज़्यादा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एरिया दोनों का निकाल के रख लें, एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर डाया स्पेसिमेन कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ये 100 इंटू पाई यानी 314.16 mm स्क्वायर, और एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर डाया स्पेसिमेन π/4 इंटू 30 का स्क्वायर, ये हो जाता है 706.86 mm स्क्वायर। अब स्ट्रेस इन 2 सेंटीमीटर डाया स्पेसिमेन कितना हो जाएगा, लोड तो 35 ही है दोनों के लिए, 35 न्यूटन पावर 3 डिवाइडेड बाय एरिया 314.16, ये आता है 111
0.408 न्यूटन पर mm स्क्वायर, चूँकि इस किलो न्यूटन को भी न्यूटन में हम लोग बदल लिए हैं। अब सिमिलरली स्ट्रेस इन 3 सेंटीमीटर डाया स्पेसिमेन कितना हो जाएगा, लोड कंटिन्यूटी की वजह से वही ट्रांसफर हुआ नीचे भी, और एरिया चूँकि अब यहाँ पे चेंज हो चुका है 706.86 ये आता है स्ट्रेस 49.51 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों में से कौन मैक्सिमम स्ट्रेस है कौन मिनिमम स्ट्रेस है। ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस और ये हो गया मिनिमम स्ट्रेस। तो इस एग्जांपल से हम लोग ये देखे, ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जितना बड़ा एरिया उतना कम स्ट्रेस, जितना छोटा एरिया उतना ज़्यादा स्ट्रेस।